नर्मदा रिवर के बारे में किया था, उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? वेरी गुड, इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आज उसके बारे में हम लिख लें। चलो तो हेडिंग डालो, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। हमने बाकी चीजें तो कर ली थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में टोटल कितनी नदियां हैं, अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें हो चुकी थी ना। कितने प्रकार के अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में? है कि पांच है? कौन कौन से है? नर्मदा ताप्ती महानदी तीन हुए, गोदावरी चार हुए, हाँ, गंगा यमुना पांच, और माही छह, है ना। आप क्या है कि थोड़ा सा चीजों को फोकस के साथ तो सिस्टमेटिक करने की कोशिश कीजिए। आपको पता सारी चीजें हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। ठीक, जैसे मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि भारत की जितनी भी नदियां हैं और मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, दो जगह जाती हैं। एक अरब सागर में जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले उठाओ बंगाल की खाड़ी को। बंगाल की खाड़ी को उठाकर देखोगे कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो साहब, एक तो गंगा यमुना का नदी तंत्र हमारे पास जाता है, दूसरा हमारे पास महानदी जाती है जो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से निकलती है, और तीसरी गोदावरी जाती है। अगला अरब सागर वाला उठाओ कि कौन कौन सी नदी है जो अरब सागर से जाती है। एक नर्मदा जाती है, नीचे की ओर से ताप्ती जाती है, और ऊपर से माही नदी हमारे पास जाती है। पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि जाकर एग्जाम में कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट ना हो, है ना। क्योंकि चीजें दी हुई है सारी चीजें, मैं भी कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको कि ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज बता दूंगा। बस ये है कि एक जगह नहीं है तो मेरा काम है उन सारी चीजों को आपको एक जगह ला कर देना, और दूसरा काम है कि उसको सिंप्लीफाई तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर देना, जिससे कि आपको कोई ज्यादा सिचुएशन क्रिएट एग्जाम में ना। तो हम भी उसी तरीके से थोड़ा फोकस के साथ चीजों को डील करें, है ना। चलिए, सबसे पहला हेडिंग डालिए, नर्मदा नदी। नहीं, कुआरी अलग है, कुआरी हमारे यहाँ बहती है, फिर कुआरी नर्मदा का नाम है ना। चलिए, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में पहला पॉइंट लिखिए, उद्गम, ओरिजिन। उद्गम, ओरिजिन, ओरिजिन कहां से हुआ है साहब इसका? अमरकंटक से। तो लिखिएगा, कौन देश तीर्थ, कौन देश तीर्थ। हाँ, नर्मदा नदी में उद्गम लिखिए, कौन देश तीर्थ, ये लिखा है, कौन देश तीर्थ, कौमा, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी, कौमा, मैकल पर्वत श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रृंखला। मैकल, मैकल बोलते हैं उसको, है ना। इंग्लिश में MAIKAL होता है, तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन मैकाल निकलता है उसका। मैकल पर्वत श्रृंखला, ऋक्ष पर्वत, ऋक्ष पर्वत, ये लिखा है, ऋक्ष पर्वत, जगह है वहीं पर। ठीक, ऋक्ष पर्वत, माई की बगिया, माई की बगिया, नर्मदा कुंड, अनूपपुर, अनूपपुर। क्या है, इसको जैसे मैं कॉमा लगा के लिखवा दिया, लेकिन अगर इसका स्टेटमेंट बनाए तो कैसे बनाएंगे कि साहब, नर्मदा का उद्गम कौन देश तीर्थ स्थल के ऋक्ष पर्वत के अमरकंटक चोटी, जो कि मैकल पर्वत में है, के स्थान माई की बगिया नर्मदा कुंड, अनूपपुर जिले से हुआ है। लेकिन अगर ऐसे थ्योरेटिकल लिखवाएंगे तो फिर आप वो एक तरीके से किताबी लैंग्वेज, और अपने को कम से कम 15-16 साल तो हो गए पढ़ते पढ़ते, LKG UKG भी मिला ले, तो वही
इताली लैंग्वेज में पढ़ने में मजे नहीं आते हैं, है ना। तो कहां से, हमारे पास यहां से हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मतलब मिलन स्थल, मिलन स्थल, मिलन स्थल। हाँ, मिलन स्थल। मिलन स्थल में क्या लिखोगे, अरब सागर, अरब सागर, कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, भड़ोच जिला, गुजरात, गुजरात, है ना। तो यहां पर जाकर ये किसमें, अरब सागर में हमारे पास मिल जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कुल लंबाई, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। आगे ब्रैकेट लगाइएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, कौमा 34 किलोमीटर, 34, 34 किलोमीटर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के मध्य सीमा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बीच सीमा, कौमा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मध्य प्रदेश व गुजरात के मध्य सीमा, मध्य प्रदेश व गुजरात के मध्य सीमा, व 166 किलोमीटर गुजरात में। ठीक, तो इससे आपको ये आइडिया हो गया कि कितनी टोटल लेंथ है और किन किन राज्यों के बीच में कितनी कितनी बाउंड्रीज बनाती है ना। बाई चांस एग्जामिनर अपने आप को दयाराम सहानी समझे और एमपी को, एमपी जीके को सिंधु घाटी की सभ्यता समझकर खुदाई करके भी तथ्य निकाले, तो हम ऐसा पढ़ें कि उन खुदाइयों में भी हमारे नोट से तथ्य बाहर ना जा पाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रवाह, फ्लो, प्रवाह लिखना, तीव्र, तीव्र, इंटेंस, प्रवाह तीव्र, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पौराणिक नाम, पौराणिक नाम, पुराणों के अनुसार, पौराणिक नाम। इसमें लिखना, स्कंद पुराण के रेवाखंड, स्कंद पुराण के रेवाखंड के अनुसार, के अनुसार, हाँ रेवाखंड के अनुसार रेवा नदी, रेवा नदी। ठीक, कौमा निबुद्धा, कौमा निबुद्धा, निबुद्धा के बाद कौमा लगाइएगा, निबुद्धा, निबुद्धा के बाद लिखिएगा सोमो देवी, सोमो, सोमो, सोमो देवी, कौमा सोम प्रकाश,
कौमो देवी, कौमो देवी, कौमा सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, कौमा शिव पुत्री, शिव पुत्री, कौमा शंकरी, शंकरी, कौमा मैकल सुता, मैकल सुता, कौमा चिर कुंवारी, चिर कुंवारी। ठीक, ये सारे नाम कहां पर दिए हमारे पास? पुराणों में दिए हैं। और इसमें सबसे प्राचीन नाम क्या है नर्मदा का? रेवा, है ना। तो अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और अगर हमें रेवा नहीं मिलता है तो फिर और किन नामों पर हम जा सकते हैं? तो जो पौराणिक नाम है उनमें से कोई ना कोई एक नाम आपको मिल जाएगा। अगला हेडिंग डालिएगा, अन्य नाम, अन्य नाम। जो लोग कल नहीं थे उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं या कहां कहां से लेके आए हैं, लेकिन कल जो थे उनको सारे नाम एक्सप्लेन किए गए थे, है ना। अन्य नाम, अन्य नाम में लिखिएगा नाम दासो, नाम दासो। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना टॉलमी के अनुसार, टॉलमी। हाँ, टॉमी तुम्हारे घर का, हाँ। टॉलमी के अनुसार। नेक्स्ट लिखना, अगला लिखना गिवर ऑफ प्लेजर, गिवर ऑफ प्लेजर। हाँ हाँ लिख रहा हूं, रुको, हिंदी में ही लिख लो आप। गिवर ऑफ प्लेजर, गिवर ऑफ प्लेजर का मतलब होता है सुख की दाता, गिवर ऑफ प्लेजर। कौमा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, कौमा मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, कौमा भारत की हृदय रेखा, भारत की हृदय रेखा। नेक्स्ट लिखना, अगला पॉइंट अपवाह क्षेत्र, यानी कितने एरिया से होकर बहती है। अपवाह क्षेत्र, 98,796 वर्ग किलोमीटर, 98,796 वर्ग किलोमीटर, 796 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 796 तो लिखा है, हाँ। इसमें ब्रैकेट में लगा के लिखना, ये तो पूरा का पूरा एमपी नर्मदा का है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितना है इसका लिखना 85,149 वर्ग किलोमीटर, इतनी ये मध्य प्रदेश में होकर रहता है। ठीक, 85,149, हाँ, 85,149 वर्ग किलोमीटर। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश का हमारे पास अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट सतपुड़ा व विंध्याचल श्रेणी के, सतपुड़ा व विंध्याचल श्रेणी के, नहीं नहीं पॉइंट है, सतपुड़ा व विंध्याचल श्रेणी के
मध्य, ह्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, ह्रंश घाटी में प्रवाहित, ह्रंश घाटी में प्रवाहित वृक्षनुमा, वृक्षनुमा, डालीनुमा व झाड़ीनुमा, वृक्षनुमा, जालीनुमा व झाड़ीनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण, अपवाह तंत्र का निर्माण तथा उद्गम पर, तथा उद्गम पर, उद्गम जहां से ओरिजिनेट होती है, उद्गम पर रेडियल अपवाह तंत्र। रेडियल, कल बताया था आपको रेडियल का मतलब क्या होता है, नहीं बताया था? अच्छा चलो, तो एक बार जान लीजिए रेडियल का मतलब। देखिएगा, वैसे मैंने बताया था कि जैसे नदी है नर्मदा हमारे पास, इसका ओरिजिनेशन हुआ है। मैंने आपको कहा था या कल हमने चर्चा की थी कि इसका ओरिजिनेशन कोई एक ही धारा के रूप में नहीं हुआ है ना, अलग अलग धाराओं के से इसका ओरिजिन हुआ है, यानी कुंड से ये अलग अलग धाराओं में या अलग अलग स्ट्रीम में निकली है, और अलग अलग स्ट्रीम में निकलने के बाद फिर ये आगे बढ़कर एक जगह पर आकर मिल जाती है। तो ये भी तो हमारे पास एक इसका ड्रेनेज सिस्टम हुआ, बहने का तरीका हुआ। तो जब कोई नदी एक धारा में ना निकलकर उद्गम स्थल पर कई धाराओं में निकलती है और फिर आगे चलकर वो एक हो जाती है, तो उस अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है, रेडियल कहा जाता है। तो वही कह रहा हूं। और बाकी की अगर हम बात करें तो नर्मदा होकर बहती है ना, इसमें कई नदियां आकर मिलती हैं, और जब कई नदियां आकर मिलती है तो एक तरीके से पेड़ की झाड़ के जैसी या जाली जैसी आकृति बना लेती है। तो इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, जालीनुमा अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये जो बह रही है वो जालीनुमा है, उद्गम पर कैसा है, रेडियल है। ठीक, तो उद्गम पर कैसा है, रेडियल अपवाह तंत्र। ठीक, इसी में आगे कॉमा लगाकर लिखिएगा। इसकी सभी सहायक नदियां, इसकी सभी सहायक नदियां इस पर, इस पर समकोण पर मिलती हैं। समकोण पर, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा होगा, तो जितनी भी नदी इसमें आई है ना, वो सारी की सारी मिलती है ना, तो क्या बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करती हैं। तो समकोण पर ये क्या होती है, मिलन होता है सारी नदियों। ठीक, तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं सब इसमें किसमें मिलती हैं, समकोण या राइट एंगल का निर्माण करते हुए इसमें कन्फ्लुएंस हो जाती हैं। लिखना कुल 41 सहायक नदियां, हाँ हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिए भले ही, कुल 41 सहायक नदियां, जिसमें 39 मध्य प्रदेश में, हाँ, व 2 गुजरात में, 2 गुजरात में। ठीक, अब एक चीज सुनिएगा, हमें कई बार कंफ्यूजन होता है, पेपर में प्रश्न आता है, क्यों भैया कब आता है? हाँ हाँ, आपसे ही कह रहा हूं, एक आधा मैं बता दो यार, घर में बड़ी टेंशन चल रही है, हंसवे को हमें अधिकार है। हाँ? चलो, तो कई बार एक कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में प्रश्न आता है कि बाएं से कितनी नदियां आकर मिलती है, दाएं से कितनी नदियां आकर मिलती। अब दिक्कत ये होती है कि हमें पता है, क्या पता है कि सर इसके ऊपर से 19 नदियां और नीचे से कितनी, 22 नदियां जाकर मिल रही हैं। अब दिक्कत ये है कि किसे बायां माने किसे दायां माने।
ऊपर वाला दाया, नीचे वाला बाया, कैसे माना? हाँ हाँ, देखिएगा, नदी जिस ओर बह रही है ना, आपको उसके बहाव की दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाना है ना। अब नदी यहां पर कैसे बह रही है सर? पूरब से पश्चिम की ओर, तो आपका मुंह कहाँ होना चाहिए? पश्चिम की ओर होना चाहिए। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होगे तो ऊपर से नदियां जो आ रही हैं, आपका ऊपर वाला हाथ कौन सा हुआ? बायां। तो साहब बाएं से कितनी नदी आकर मिलेंगी? 19। अच्छा, अच्छा सॉरी, दायां, है ना, तो दाएं से कितनी नदी आकर मिलेंगी? 19, है ना, और बाएं से कितनी नदी आकर मिलेंगी? 22। अब देखिएगा, यही स्थिति अगर गंगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो गंगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बदल जाएगी, क्योंकि गंगा हमारे पास कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो हमें किस ओर मुंह करके खड़ा होना है फिर? पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर खड़ा होना है तो फिर हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बायां, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? दायां, जो कि यहां पर ऊपर वाला क्या था? दायां, और नीचे वाला बायां था। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी नदी के बारे में चर्चा हो और पूछा जाए कि बायां या दायां, तो आपको लगाना है वो नदी किस ओर बह रही है। उस ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, अपने आप बायां और दायां मिल जाएगा। तो क्या लिखा था? 39 सहायक नदियां, दो कहां? दो, दो गुजरात में और 39 मध्य प्रदेश में, टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। लिखना, जिसमें जिसमें हाँ हाँ, जिसमें 19 नदियां 19 नदियां उत्तर उत्तर अर्थात दाईं ओर से, 19 नदियां उत्तर अर्थात दाईं ओर से, व 22 नदियां दक्षिण दक्षिण अर्थात बाईं ओर से मिलती हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण, एस्चुरी, जिसे एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? क्वार नद मुख। ठीक, एस्चुरी हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, एस्चुरी का मतलब क्या होता है? पाइप के जैसी, यानी कि एक ही धारा में जाकर वो सीधे समुद्र में मिल जाती है। ठीक, बाकी जितनी भी नदियां हैं, ध्यान रखना, जो नदी डेल्टा बनाएगी वो एक धारा में नहीं, वो कई धाराओं में टूट कर फिर समुद्र में मिलेगी। और जो नदी एस्चुरी बनाएगी वो एक ही धारा में जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो एक ही धारा में पानी पाइप में फ्लो होता है तो कहते हैं पाइप में से। वैसे एस्चुरी की परफेक्ट डेफिनेशन ये होती है कि वो एक धारा में समुद्र में 90 डिग्री के एंगल से गिरती है। ठीक, यानी कि कभी आप नर्मदा का अगर वहां मुहाना देखोगे ना और उसको मेजर करने का प्रयास करोगे, हालांकि करना मत, वापस बताने लायक नहीं बचोगे, है ना, लेकिन अगर मेजर करोगे ना तो वो नदी जैसे ही समुद्र में मिलती है ना तो सीधे इस तरीके से गिर जाती है। तो अपने मुहाने पर क्या करती है, ये लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको कहते हैं एस्चुरी। और ऐसी नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती हमें देखने को मिलती है, जो मध्य प्रदेश की है। बाकी नदियां भी हमारे पास एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे कि मांडवी हमारे पास नदी है, जो कि कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर्वत से हमें देखने को मिलती है, वो भी एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पास? अगर बोले तो किसका निर्माण कर रही है? एस्चुरी का निर्माण मुहाने पर ये कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, दाईं ओर की नदियां, दाईं ओर की नदियां, अब दाईं ओर की नदियों में हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी?
जैसे लिखिएगा, सबसे पहले हिरन, हिरन, पारना, हिरन, पारना, हाँ, पारना, ये देखो, हिरन, पारना, पारना के बाद लिखिए कोलार, कोलार, इसके बाद लिखिए चंद्रशेखर, हाँ चंद्रकेशर, सॉरी, नहीं चंद्रकेशर, चंद्रकेसर, चंद्रकेसर के अलावा लिखिए चोरल, चोरल, मान, हाँ, चोरल, मान, सूखी, सूखी, ओरसांग, 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 तिंदौनी, हाँ तिंदौनी, ऊंटी, ऊंटी, ऊंट होता है ना, ऊंट में ई की मात्रा और लगा दो, ऊंटी, वमा हथनी, हथनी, कौमा बिरंज, 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 व, हाँ बिरंज, बिरंज, हाँ बताइए रे कौन कौन, बिरंज व बलई, बिरंज व बलई, ठीक है ना। माही, माही को तुम कहाँ मिला रहे हो, है, माही तो अरब सागर में जाकर मिलेगी, कल थे, नहीं थे ना, इसीलिए दिक्कत आई है। अच्छा जो भी बोल रहा होगा, कल थे तो उनको पता है कि माही ने क्या कांड किए थे, है ना, ठीक, और नर्मदा ने क्या धुतकारा था, है ना। चलिए नीचे आइएगा, अगला लिखिएगा, बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, या बाईं ओर की नदियां, बाईं ओर की नदियां, लिखिए करजन, 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 लॉर्ड करजन का नाम नहीं जानते हो तुम लोग, बस वही वाला करजन, करजन, कौमा मुराद, मुराद, कौमा छोटी तवा, छोटी तवा, कौमा तवा, तवा, कौमा देनवाई, देनबाई, 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 कौमा शक्कर, हाँ शक्कर, कौमा शेर, शेर, हाँ शेर, कौमा बंजर, बंजर, कोई भी भूमि बंजर हो जाती है ना, वही वाला बंजर, गंजाल, हाँ गंजा, देखो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो पता पड़े कि भरोसा नहीं है आगे चल के, तुम भी ट्राया यूज करना चालू कर दो, है ना। गंजाल, कौमा गार, 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 गार ना गार नहीं होता है कोई भी, अरे गारा, गारा होता है ना, बस वही वाला, गारा की जगह गार कर लो, हाँ रोजगार कार,
वह कावेरी। हाँ, मध्य प्रदेश की एक नदी है, लोकल लेवल पे कावेरी हमें देखने को मिलती है। साधारणतः कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ना? तमिलनाडु से निकली है ना? अच्छा, तमिलनाडु में बहती है। हाँ, अच्छा, कावेरी जल विवाद किन किन के बीच है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में, है ना? इसमें मुख्य रूप से दो स्टेट कौन कौन सी है? केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, तमिलनाडु मुख्य रूप से दो स्टेट है जिनके बीच में डिस्प्यूट है। केरल में तो जरा सी होकर बहती है बेचारी, है ना? हाँ, तो ऐसे ही कावेरी हमारे पास क्या है, एक मध्य प्रदेश की भी लोकल नदी है जो किस में जाकर मिलती है? नर्मदा में जाकर मिलती है। इसी में लिख लेना, इसी में लिखना, तवा नदी। हाँ, तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के 17 जिलों में प्रवाह, यानी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 17 जिलों से होकर बहती है। प्रदेश के 17 जिलों में प्रवाह। अच्छा, आप एक जगह का नाम जानते हो क्या? एक जगह है नेमावर। हाँ, पहले ही मना कर दो, नहीं तो पूछेंगे कहां पे है। झंझट ही खत्म। हाँ, नेमावर हमारे पास जगह है देवास में। कहां पर है? देवास में, है ना? और ये नेमावर जो जगह है देवास में, इसको पवित्र जगह माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका कारण है कि जैसे शरीर का पूरा संतुलन हमारे पास जो माना जाता है कि व्यक्ति के मध्य, शरीर के मध्य भाग कौन सा है? नाभि होता है ना? ठीक। तो इसी के कारण नेमावर जो है, नेमावर को क्या कहा जाता है? नर्मदा की नाभि कहा जाता है, यानी नर्मदा का मध्य भाग है। ठीक, टुंडी, हाँ बिल्कुल टुंडी, है ना? तो लिख लीजिएगा, नेमावर देवास को, या ये तो लिख लिया 17 जिलों से प्रवाह। अगला पॉइंट, नेमावर देवास को, नेमावर देवास को नर्मदा का नाभि कुंड कहते हैं। देवास को नर्मदा का नाभि कुंड कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, नर्मदा पर चलने वाले कार्यक्रम। पता नहीं क्या क्या लिखवा रहे हो, इतने तो पेपर में भी नहीं मिले, है ना? हाँ, नर्मदा पर चलने वाले कार्यक्रम, जिसमें पहला लिखिएगा, नमामि देवी नर्मदे। नमामि लिख दियो। हाँ, नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, एक ही कार्यक्रम है ये। इसमें डैश लगाकर लिखिएगा, वृक्षारोपण। इस कार्यक्रम में क्या किया गया था? नर्मदा के किनारे वृक्षों को रोपा गया था। तो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। ठीक। दूसरा लिखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन।
देखिएगा इसमें मेधा पाटेकर, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर, इसने चलाया था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर। इनके सहयोगी कौन कौन थे उनका कॉमा लगाकर लिख लीजिएगा। हाँ, सहयोगी लिख लीजिएगा। बाबा आमटे, बाबा आमटे, हाँ आमटे, आमटे की स्पेलिंग अ आधा म ट एक ही मात्रा, है ना। कॉमा अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, एक्टनी नहीं है। तुम शायद राहत इंदौरी साहब को नहीं सुने हो, है ना, इसीलिए। हाँ, सुने होते तो फिर इन चीजों पर फोकस नहीं करते। पर उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सुना होगा। हाँ, एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। क्या सुना होगा? बुलाती है मगर, हाँ, तो इसीलिए ज्यादा फोकस मत किया कीजिए, है ना। चलिएगा, क्या है? अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लिखना, नर्मदा पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नर्मदा पुत्र, हाँ कार्यक्रम में ही लिख लेना, नर्मदा पुत्र गुजरात के कवि, नर्मदा पुत्र गुजरात के कवि अमृतलाल बेगड़ा को कहा जाता है। अमृतलाल बेगड़ा को कहते हैं। तो कहते हैं, ठीक। हाँ, इनकी रचना, क्योंकि इन्होंने नर्मदा के ऊपर कई रचनाएं लिखी हैं, है ना, इनकी रचनाएं लिख लेना। रचनाओं में पहले लिखना अमृतस्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदे, अमृतस्य नर्मदे, कौमा नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, आदि, ठीक। लिखना परियोजनाएं, हाँ अगला, परियोजनाएं। लिखना नर्मदा पर, नर्मदा पर 30 बृहद, 30 बृहद यानी बड़ी, 30 बृहद, कौमा 135 मध्यम, 135 मध्यम व लगभग 1000, 1000 कोटि परियोजनाएं विकसित हैं, कोटि परियोजनाएं विकसित हैं, ठीक। जैसे लिखना, जैसे सरदार सरोवर, सरदार सरोवर गुजरात, कौमा इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा,
ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, खंडवा, कौमा, महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, खंडवा, कौमा, महेश्वर परियोजना, खरगोन और तवा परियोजना। तवा परियोजना कहां पर है? नर्मदापुरम। तवा परियोजना नर्मदापुरम। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास देखने को मिलती है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक, इसके अलावा हमने एक चीज और लिखी थी, एक चीज के बारे में और पढ़ा था, वो मैंने आपको अभी इसीलिए नहीं बताया कि हम उसको जब मध्य प्रदेश का गठन इत्यादि कर रहे थे उस टाइम पे हम बात कर चुके थे कि 2017 में नर्मदा को क्या घोषित किया गया? जीवित नदी घोषित किया गया, जो भारत की एकमात्र नदी है जिसे क्या नाम दिया गया सर? जीवित नदी घोषित किया गया था, है ना? चलिएगा, ओके, अब हम अगली नदी की ओर चलते हैं, अभी तो समय है। हाँ, सबसे बड़ी सरदार सरोवर है। हाँ, सबसे पहली के रूप में यह माना जाता है कि हमारे पास सरदार सरोवर ही सबसे पहले प्रकाश में आई थी। हालांकि ये कहते हैं कि सर तवा परियोजना का विकास हो चुका था। मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख तवा परियोजना मानी जाती। इंदिरा सागर परियोजना पहले बरगी परियोजना के नाम से हुआ करती थी, लेकिन उसका नाम बदलकर इंदिरा सागर किया गया है ना? चल, इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। अरे बहुत सी चीजों का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। कई तो ऐसी चीजें हैं जिसमें इंदिरा गांधी जी का कोई योगदान ही नहीं है, फिर भी इंदिरा गांधी का नाम दिया गया है। क्यों? आपको एक चीज पता होगी, जैसे राजस्थान में हमारे पास राजस्थान की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है इंदिरा गांधी नहर, है ना, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, और कायदे से इंदिरा गांधी जी का उसमें रत्ती पर कोई योगदान नहीं है। ठीक, हमारे पास एक राजा हुआ करते थे, राजा गंग, राजस्थान के राजा थे। उन्होंने उस परियोजना का विकास करवाया, आजादी के बाद अपना ही पूरा का पूरा धन लगाया, और बाकायदा सर उस टाइम पे पेप्सू स्टेट हुआ करता था, पंजाब हुआ करता था, पंजाब से बाकायदा उन्होंने डीलिंग की विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पूरे के पूरे अपने इंजीनियर्स को वहां पर लगाया और अपना खर्चे पर वो पूरी नहर का विकास करवाया, और उस नहर का इनिशियल नाम था गंग नहर। ठीक, बाद में नाम परिवर्तनों की आंधी चली और इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। हालांकि ये आंधी समय समय पर चलती रहती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं है ना? अपने यहां पर भी नाम परिवर्तनों की आंधी चल रही है। हाँ, नाम बदलते क्यों है? पर्टिकुलर स्थान के पहचान दिलाने के लिए नामों में परिवर्तन किया जाता है ना? ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, चंबल नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, सरदार सरोवर, हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, है ना, की राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। आगे चलकर इसको इसमें महाराष्ट्र को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से ये जो चालू हुई थी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच में इसको इनिशिएट किया गया था। क्लियर? चलिए, ओके, अब हम अगली महत्वपूर्ण नदी देखते हैं जिसका नाम क्या है? चंबल नदी या चरमावती। चंबल, है ना, चरमावती कहते हैं, धर्मावती कहते हैं, है ना? अगर आपको यहाँ पर चंबल ध्यान से देखने को मिल रही होगी, है ना, जैसा कि सर की डिमांड थी कि सर मैप इस तरीके का, ठीक, चिंता मत कीजिए, मैं हाथ से भी बनाऊंगा। यही सही है? हाँ, चलिए, ये हमारे पास क्या देखने को मिलती है साहब? चंबल नदी का ओरिजिन देखने को मिलता है।
ये वाला पॉइंट, ये कहां पर पड़ता है? इंदौर में पड़ता है। इंदौर में एक पहाड़ी है जाना पावा की पहाड़ी, जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, है ना, जाना पावा की पहाड़ी। जाना पावा की पहाड़ी में भी एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है वांचू पॉइंट। क्या नाम है? वांचू पॉइंट। वहां से किसका उद्गम हुआ है? हमारे पास चंबल का ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक, अब ये चंबल क्या करती है, यहां ना बनाते हुए मैं इसको हाथ से बनाऊं तो सही रहेगा भैया? हाँ, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है? इंदौर। और इंदौर में ये कौन सी पहाड़ी है? जाना पावा। जाना पावा पहाड़ी का कौन सा पॉइंट है? वांचू पॉइंट। ठीक, यहां से कौन निकला है सर हमारे पास? चंबल नदी का ओरिजिन हुआ है। चंबल नदी आगे बढ़ते हुए बहती जाती है और बहने के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में होकर कहां पर? उत्तर प्रदेश, है ना। और यहां से आकर कौन सी नदी मिल जाती है इसमें? यमुना नदी आकर मिल जाती है। ठीक, तो अगर यहां पर अगर हम देखें तो नॉर्मली ये क्षेत्र हमारे पास जो कहलाता है इसे कहते हैं पचनदा। पचनदा, जहां पर 5 नदियों का संगम हमें देखने को मिलता है, और जो कहां पर माना जाता है सब? इटावा के पास माना जाता है। किसके पास माना जाता है? इटावा के पास हमारे पास इसे देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं एक्यूरेट इस जगह का नाम बताऊं तो ये जो जगह है, कायदे से आपको अगर एग्जाम में आए तो आप इटावा ही लगाना, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए कि बाई चांस कोई यूपी वाला आके आपसे मिल जाए, बोले कि हाँ पढ़े हो तुम चंबल, बताओ कहाँ है। तो ये जो जगह हमारे पास जो पचनदा, जहां पर यमुना में इसका कन्फ्लुएंस होता है, वो जगह का नाम है हमारे पास मुरादगंज। कौन सी है? मुरादगंज। और मुरादगंज आज वर्तमान में जो हमारे पास देखने को मिलता है वो औरैया जिले में देखने को मिलता है। किस जिले में है? औरैया जिले में है। ठीक, औरैया जिला है। औरैया के ऊपर एक जिला और लगता है जालौन। ठीक, तो इन दोनों जिलों के बीच में हमारे पास क्या देखने को मिलता है? ये मुरादगंज वाला क्षेत्र है, जहां से 5 नदियां हमारे पास किसमें? सर यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक, अब यहीं पर अगर हम बात करें तो किसका सर? नर्मदा का, चंबल का ओरिजिन हमें यहां पर देखने को मिलता है ना। तो ये नदी हमारे पास कौन सी जा रही है? चंबल जा रही है। ठीक, अब इंदौर के पास ही अगर हम बनाएं तो इंदौर में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है काकड़ी बरडी। काकरी बरडी। ठीक, और काकरी बरडी से एक नदी का ओरिजिन हुआ है जिसका नाम है शिप्रा। इसका ओरिजिन हुआ है, शिप्रा का ओरिजिन हुआ है। ठीक, जैसे हम यहीं से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के दौरान इसी के आगे हमारे पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बागली गांव। बागली गांव, और ये कहां पर पड़ता है? देवास में पड़ता है ना। और देवास में बागली गांव से एक नदी का ओरिजिन हुआ है जिसका नाम है काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। ठीक, यहीं पर अगर हम और आगे बढ़े तो और आगे बढ़ने के दौरान देवास से ऊपर एक जगह पड़ती है आस्टा। और आस्टा कहां पर पड़ता है? सीहोर में पड़ता है। और यहां से एक नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? पार्वती। क्या है? पार्वती। ठीक, ओके, चलिए अब आस्था से ऊपर जैसे ही चलते हैं तो ये रीजन आ गया कौन सा? शिवपुरी वाला, शिवपुरी का पठार। और शिवपुरी के पठार पे एक नदी हमारे पास फ्लो होती है जिसका नाम क्या है साहब? कूनो। कूनो नदी, है ना। इसके अलावा सर और बात कर ले तो एक उत्तर की ओर से जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है इसका नाम है बनास। ये राजस्थान से हमारे पास आकर किसमें? चंबल में मिल जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हुए सर? चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हुई और इनका ओरिजिनेशन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक,
अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इंदौर से निकली और इंदौर से निकलने के बाद क्या होता है सर इस पर कि यहाँ पर एक जगह हमें देखने को मिलती है मंदसौर, मंदसौर और मंदसौर व रतलाम, है ना। मंदसौर और कौन सी जगह है साहब, रतलाम। ठीक, मंदसौर और रतलाम वाले रीजन में मुख्य रूप से इसका क्षेत्र मंदसौर है, लेकिन माना जाता है कि मंदसौर और रतलाम वाले बॉर्डर वाले रीजन पर हमारे पास ये क्षेत्र देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है हमारे पास, एक मिनट रुकना, हाँ, इसका नाम है शिवपारा। कौन सा नाम है, शिवपारा, शिवपारा। और इस शिवपारा वाली जगह पर आकर चंबल में कौन सी नदी मिल जाती है हमारे पास, क्षिप्रा नदी आकर शिवपारा वाले रीजन में मिल जाती है। इसके साथ साथ एक राजस्थान से भी एक नदी आती है जिसका नाम है शिवना। कौन सी नदी है, शिवना, जो किसमें चंबल में आकर मंदसौर वाले रीजन में हमारे पास कन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक, अच्छा, अब इसी में अगर हम बात करें तो मंदसौर वाले रीजन में आगे बहती हुई ये सीधे कहां पहुंचती है साहब, हमारे पास राजस्थान में एंट्री लेती है। राजस्थान में एंट्री लेने के दौरान ये हमारे पास एक जगह पड़ती है माधोपुर, माधोपुर या सवाई माधोपुर जिसे कहते हैं। वहां पर हमारे पास आस्था नदी जाकर, इसमें पार्वती नदी जाकर मिल जाती है। और ये जगह पड़ती है हमारे पास श्योपुर वाला रीजन, और श्योपुर वाले रीजन में कौन सी, बनास और कूनो नदी हमारे पास किस में जाकर मिल जाती है, चंबल में जाकर मिल जाती है। ठीक, तो अब यहीं से आगे बढ़े तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि मध्य प्रदेश का ये कौन सा हिस्सा है सर, पश्चिम वाला हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा है। और पश्चिम वाले हिस्से पर यहां पर जब ये चंबल हमारे पास जाती है तो पहली चीज तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में नेचुरल बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और ये सीमा अनडिस्प्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है तीनों राज्यों को, बोला हाँ चंबल हमारे पास नेचुरल बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही है। अब जब ये गुजर रही है ना, तो गुजरने के दौरान इस पर कई परियोजनाओं का विकास किया गया। इसमें 3 डैम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं। एक है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप, और तीसरा क्या है, जवाहर सागर। ठीक, इन 3 डैमों का विकास मुख्य रूप से इस पर किया गया था। गांधी सागर कहां पर देखने को मिलता है हमारे पास, मंदसौर वाले रीजन में है। राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान वाले रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें तो इन डैमों का विकास क्यों किया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास के गांवों को, जगहों को पानी की सुविधा मुहैया कराना। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जवाहर सागर वाला रीजन है वहां से, या कोटा बैराज वाला जो क्षेत्र है वहां से अपने पास ये नहर निकली है, जो कि पूरा का पूरा अपनी सिकरवारी जो है मुरैना वाले रीजन की, उसको क्या किया है इसने, पूरा का पूरा पानी सिंचाई का माध्यम प्रोवाइड किया है, तो वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की है ना। तो अब जब इन नदियों पर डैमों का विकास हुआ तो इससे क्या हुआ साहब, सिंचाई परियोजनाओं का विकास हुआ। अब राजस्थान वाला एरिया वैसे ही सूखा, ठीक, और राजस्थान वाला एरिया सूखे होने के दौरान मध्य प्रदेश का जो हिस्सा राजस्थान से लगता है वो भी कहीं ना कहीं सूखाग्रसित ही हमें देखने को मिला। तो अब क्या हुआ, चंबल नदी ने क्या किया, यहाँ पर इनकी परियोजनाओं ने यहाँ पर पानी का विकास करवाया। इसके कारण चंबल को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया सर, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या नाम दिया गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का नाम इसे दिया गया। या फिर आप बोलोगे सर ये तो उत्तर की साइड जा रही है, तो उत्तर पश्चिम बोल सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूरा एमपी माने और अगर इस तरीके से डिवाइड करें तो ये हिस्सा हमारे पास क्या आ रहा है, वेस्ट वाले हिस्से में आ रहा है। हाँ, अरे तो रुक जाओ, मालवा पे आने दो, कटो जरा, खबर करो। हाँ, पर हाँ ये अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, आप भली हंस जाते हो, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर क्यूरोसिटी आ रही है ना, क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे हैं और आप पूछ रहे हो। ठीक, आप भी पूछा कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और
पड़ोस वाला हंसे तो ठीक, गाय गुइया के खेत में, है ना, ये ध्यान रखो। ठीक, तो हमारे पास मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या कहलाती है सर? चंबल नदी हमारे पास कहलाती है। अच्छा, अब देखिएगा चंबल के आसपास, कहते हैं ना चंबल का पानी बड़ा खतरनाक है ना, कठोर है ना, तो चंबल के आसपास क्या देखने को मिलता है साहब के यहाँ के आदमियों में कैसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? थोड़ा सा हार्श नेचर देखने को मिलता है ना, थोड़ा सा क्या देखने को मिलते हैं सर हमारे पास, अगर हम हिंदी में बोले तो थोड़ा सा कठोर स्वभाव वाले देखने को मिलते हैं, और स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं, है ना। अब लेकिन क्या बात है कि ये चंबल के जितने भी आदमी है ना, सब अपने ही एरिया के शेर होते हैं, बाहर जाकर बिल्कुल शेर जैसी स्थिति नहीं रहती है, बाहर जाकर तो भाई भाई रहती है इनके, है ना। ठीक, हाँ ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं भी चंबल का हूं, ऐसा नहीं है कि सर आप चंबल वालों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो चंबल के किनारे वाले आदमी क्या करते हैं? गरजते हैं। क्या करते हैं? गरजते हैं। तो चंबल के किनारे वाले आदमी अगर गरजते हैं तो गरज से आप याद रख लेना कि चंबल पर 3 डैमों का विकास हुआ है, ग से गांधी सागर, र से राणा प्रताप और ज से जवाहर सागर। तो चंबल पे डैम कौन से हैं? गरज। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? जब हमारे पास चंबल वाला रीजन आगे बढ़े और आगे बढ़ने के दौरान ये जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, इस नदी ने अपने अपवाह के कारण यानी बहाव के कारण यहाँ की जो मिट्टी है उसका कटाव किया है। क्या है? काटी है। और काटने के दौरान इसके बहाव के कारण यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गॉर्ज का फॉर्मेशन हुआ है, गड्ढों का निर्माण हुआ है। और जब गड्ढों का निर्माण हुआ है तो जिस टाइम पर तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, तो इस नदी के किनारे वाले क्षेत्र में बीहड़ बने, और बीहड़ बनने के कारण हमें देखने को मिलता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को यहाँ छुपने का पर्याप्त मौका मिला। ठीक, और जब पर्याप्त मौका मिला तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हमारे पास अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी का नाम जानते हो, है ना। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे पास कौन देखने को मिलते हैं साहब? अर्जुन सिंह साहब देखने को मिलते हैं। और अर्जुन सिंह जी ने यहां पर क्या किया कि एक योजना चलाई 1971 में, जिसे कहा गया बीहड़ सुधार योजना। कौन सी योजना थी? बीहड़ सुधार योजना। यानी बीहड़ों को क्या कर दिया जाए? धारा जाए। ठीक, बीहड़ सुधार योजना 1971 के समय पर चलाई गई, और तब से बीहड़ों पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। और जब इसके ज्यादा मैपिंग इत्यादि होना चालू हुई और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग इत्यादि होना चालू हुई, तब जाकर यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्तियां कम होने लगी और व्यक्ति दूसरी ओर ध्यान देना चालू कर दिया। ठीक, अच्छा, बीहड़ सुधार योजना में केवल इतना नहीं है कि बीहड़ों पर प्रॉपर ध्यान रखा जाए। बीहड़ सुधार योजना के तहत यह भी देखा गया कि इस क्षेत्र के व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति की ओर क्यों मूव करते हैं। ठीक, छुपने की जगह रहती है नहीं, यहां के आदमी फालतू बैठे रहते हैं। ठीक, आपने सुना होगा अपने पुराने दादाजी के टाइम पर या परदादाजी के टाइम पे कि मेरे परदादाजी थे, उनकी नौकरी लग गई थी, और नौकरी लगने के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये काम करने के इतने रुपए मिलेंगे, बोला वो नौकरी छोड़ के चले आए, बोला इतना तो हमारे यहाँ गोबर डाल देना, हम तुम्हें दे देंगे। ऐसी कहानियां आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस होंगी ना। क्यों? यहाँ का आदमी काम ही नहीं करना चाहता, फालतू बैठा रहना चाहता है। और जब आदमी फालतू बैठेगा तो दिमाग में खुरापात चलेगी, और स्वभाव से कैसा है? कठोर है। तो आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े इत्यादि देखने को मिले। तो बीहड़ सुधार योजना में एक तो इन बीहड़ों की मैपिंग की गई, दूसरा इस क्षेत्र का विकास किया गया, नई नई तकनीक और नए नए कार्यक्रमों को चलाया गया, जिसके माध्यम से यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार में या किसी न किसी कार्य में संलग्नित कर दिया गया। अब वो आदमी वो काम करेगा तो फिर काम करने के दौरान फिर सोचेगा, क्या सोचेगा कि यार अगर मैं, चलो उनने भाई साहब ने 2 शब्द कह दिए, मैंने अगर इनसे कुछ कह दिया तो ये तो फालतू बैठे, अपना तो काम बिगड़ जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ठीक, नहीं होता है।
हाँ, क्या बात है। 102 रुपये में नाम रोशन हो जाएगा, है ना, 12 बोर का। हाँ, ठीक। तो इस दौरान ये देखा कि व्यक्तियों में, यहाँ के में अपराधी कृत्यों के प्रति एक नकारात्मक मानसिकता का विकास हुआ, क्योंकि आदमियों को क्या कर दिया गया, दूसरे कामों में संलग्न कर दिया गया, यानी उसे फ्री नहीं छोड़ा गया, है ना। ठीक, अब जैसे आप ही हो, गोली चले, ठीक, बहू की काय को सुनेंगे। सुनिए, ये आपको, आप लगभग सभी लोग सिलेक्ट होंगे और आगे चलकर सब प्रशासन में जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आपने सुनने की आदत नहीं डाली, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आगे आने वाला समय और ज़्यादा बुरा होने वाला। ठीक, किसने जितना ज़्यादा सुनने की आदत डाली है, उसको उतना ही ज़्यादा ज्ञान हुआ है और वो उतना ही ज़्यादा जीवन में सफल हुआ। अब डिसाइड आपको करना है कि सफल होना है या फिर लग जाए तब तो सुनेंगे। अरे पहले सुनने की आदत डालो तो इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अपने आप पेपर निकालोगे। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिएगा, ओके। तो आज के लिए यही रखते हैं। कल हम किसके बारे में, चंबल, सोन इत्यादि नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे।